कांगड़ा वादी का एक गांव जहां दूर से बड़े पर्वत दिखाई देते हैं और आसपास छोटी छोटी पहाड़ियां, एक नदी और कहीं कहीं कुछ पेड़ों की ओट में पहाड़ियों में बहते हुए चश्मे। कुछ एक स्थानों पर छोटे छोटे मक्की के खेत, जहां कहीं कहीं हाथ में खुरपा लिए खेतों में काम करती औरतें। वादी के एक पहलू में एक छोटा सा घर पेड़ पत्ती से लिपटा हुआ, जिसके भीतर एक छोटी सी चित्रशाला और एक मेज पर रंग और ब्रश लिए एक चित्रकार कैनवास पर काम करता हुआ, कंधों पर गर्म चादर लिपटी हुई। कैनवास का चित्र एक अति सुंदर लड़की का, लेकिन अभी अधूरा है। अधूरे चित्र को देखते देखते चित्रकार मेज के पास पड़े हुए टेप रिकॉर्डर का बटन दबाता है और कमरा गीत संगीत से भर जाता है। तेरे अंगना में जब भी सुबह होगी, मैं सोने का फूल लेकर आऊंगी। साझ होगी रे जब तेरी बगिया में, मैं चांदी का फूल लेकर आऊंगी। तू चंदन के बंसा में बहती पवन सी, तू खुदा के बदंसा में मन की लगन सी। रात उतरेगी जब तेरी अखियन में, तो मैं सपना की दुनिया बसाऊंगी, मैं तेरे अंगना में आऊंगी। यही आवाज सुनते सुनते चित्रकार कैनवास के एक कोने पर सिर को एक सहारा सा देता है और इसकी आंखों के सामने जिसने यह गीत कभी गाया था साकार हो उठता है। चेहरा वही जो कैनवास में अधूरा सा दिखता है। गीत के बोल गाने वाले की मुस्कुराहट में भीगे हुए से चित्रकार के चारों तरफ जैसे लिपट जाते हैं और वह दीवाना सा उसे देखे जा रहा है। वह कभी चित्रकार की छाती से लिपटती है, कभी मिलकर खाना बनाती हुई और खाती हुई, कभी हल्के से अंधेरे में उसकी चारपाई पर फूल बिछाती हुई। अचानक टेप की आवाज खत्म होती है तो उस खामोशी में से एक चीख उतरती है। मोटरसाइकिल के गिरने का धुंधला सा आकार सड़क की मिट्टी पर दोनों गिरते हुए चित्रकार के सामने ऋचा का वही चेहरा खून से भीगा हुआ दिखता है। फिर अस्पताल का मंजर, जहां वह खून से भीगा हुआ चेहरा पेड़ से टूटे हुए फूल की तरह पड़ा है। डॉक्टर की आवाज मरीज के बिस्तर के पास से आती है। डॉक्टर, बहुत देर हो गई, बहुत खून बह गया था जब आप यहाँ लाए। पहले लाते तो मरीज को बचाया जा सकता था, उसे दूसरा खून दिया जा सकता था। चित्रकार टूटती आवाज में, अस्पताल बहुत दूर था, यहाँ तक आते आते। चित्रकार कैनवास पर से सिर उठाता है तो कुर्सी की पीठ पर निढाल सा उसकी टेक लेता है, आंखें आंसुओं से भरी हुई। वादी में दाखिल होती हुई एक गाड़ी जो कच्चा रास्ता तय कर पेड़ों की ओट में बने चित्रकार के घर के पास पहुंचती है और रुक जाती है। गाड़ी में से एक आदमी बाहर आता है। गाड़ी में बैठे दोस्तों से कहता है, आप यहीं रुकिए, आसपास की कुदरत को देखिए, मैं 2 मिनट में अकेला जाकर नंदा बाबा से बात कर लूं। आने वाला एक मंजिल घर के दरवाजे के पास आता है तो घर में काम करने वाला हरिया पास आता है बाहर का गेट खोलने के लिए। हरिया, आओ रमेश साहब, बहुत दिन के बाद आना हुआ। रमेश, हमारे नंदा साहब का क्या हाल है, वही है या उन्हें इन पहाड़ियों में कहीं खोजना होगा? हरिया, अभी तो अंदर हैं, जाने कब मन में आएगा तो पहाड़ियों में निकल जाएंगे। आप यहीं ठहरो, 1 मिनट अंदर पता देकर आता हूँ। रमेश, अरे मैं इतना बेगाना कब से हो गया, मैं खुद ही अंदर जाकर अपना पता दे दूंगा। हंसता है। हरिया, रमेश बाबू, मैं आपको मना नहीं कर सकता, पर अच्छा होगा आप 1-2 मिनट रुकिए, बात यह है। कहते कहते रुक जाता है। रमेश, क्या बात है हरिया, तुम बरसों से नंदा बाबा के साथ रहे हो, शायद मुझसे अच्छा जानते हो उन्हें, तुम कुछ घबराए हुए से दिखते हो। हरिया, घबराने की बात तो है ही बाबूजी, आप तो सब जानते हैं कि जब से वे अकेले हो गए हैं ऋचा बीबी को नहीं भूलते, उन्हें के चित्र बनाते रहते हैं। और जब कभी, आपको मालूम है ना एक गीत का क्या कहते हैं उसे? रमेश, तुम उस टेप की बात कर रहे हो जिसमें कभी ऋचा की आवाज में एक गीत टेप किया था? हरिया, हाँ हाँ वही बाबूजी, कभी कभी नंदा बाबा उसे सुनते हैं और फिर अकेले में पड़े रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, मुझे भी पास नहीं आने देते, इसीलिए कहा आप जरा ठहरो। आज अभी वे उसी गीत को सुन रहे थे। रमेश एक गहरी सांस लेकर दरवाजे पर अटक जाता है और हरिया आहिस्ता से भीतर जाता है। नंदा बाबा खामोश कुर्सी पर बैठे कैनवास को देखे जा रहे हैं। हरिया, बाबा, ये दिल्ली वाले रमेश बाबू आए हैं।
नंदा कंधों पर से गिरी हुई चादर संभालते हुए, क्या रमेश आया है तो उसे ले आओ। हरिया रमेश को साथ ले कमरे में आता है, फिर रसोई की तरफ जाने लगता है तो रमेश उसे मिठाई का डिब्बा पकड़ाते हैं। रमेश पास आते हुए, नंदा बाबा नमस्कार करता हूँ। नंदा आगे बढ़कर रमेश से गले मिलते हुए, यह क्या मजाक है। रमेश, मजाक मैंने नहीं किया नंदा मियाँ, यह मजाक तुम अपने से खुद कर रहे हो। इतनी जवानी में यह बाबा बनने की बात मैंने तो नहीं कही थी। नंदा कुछ हंसते हुए, मैंने भी नहीं की। यह बढ़ी हुई दाढ़ी थी, बाल बिखरे हुए थे। गांव के कुछ बच्चों को मेरा नाम पता चला तो उन्होंने यह बाबा का लक़ब दे दिया और नंदा बाबा कहने लगे। रमेश दीवान पर बैठते हुए और नंदा को बिठाते हुए, हाँ देखा था, पिछली बार गांव के बच्चों से तुम्हारी बहुत बनती है। कभी कभी तो यहाँ आकर जरूरत से ज्यादा ही उधम मचाते हैं। नंदा हंसते हुए, मुझे अच्छा लगता है। रमेश, अरे अच्छा लगने को सिर्फ बच्चे ही दिखाई देते हैं, उनमें से जो कोई लड़कियां जवान हो जाती हैं। अच्छा छोड़ो, बताओ ऋचा भाभी के कितने चित्र बना चुके। नंदा दीवारों की ओर देखते हुए, ये जितने चित्र दिखाई देते हैं उसी के हैं। रमेश उठकर एक दीवार के पास होकर, रमेश, यह पहाड़ों से बहते हुए झरने का चित्र भी ऋचा भाभी का है, और यह फूलों वाला, पेड़ों वाला, और यह उगते हुए सूर्य का। नंदा, हाँ उसी के हैं। जब वह कुदरत की सूरत में दिखाई देती है और ऋचा के एक चित्र की ओर संकेत करते हुए, या जब वह काया की सूरत में दिखाई देती है। रमेश कुछ खामोश सा, मेरे साथ बाहर कुछ दोस्त हैं, मैं उन्हें गाड़ी में छोड़ कर आया हूँ। हम लोग आगे बैजनाथ की तरफ जा रहे थे, सोचा रास्ते में तुम्हें देखता जाऊं, उन्हें 2-4 मिनट के लिए अंदर ले आऊं। नंदा, अरे यह भी कोई पूछने की बात है। हरिया से बोलना सबके लिए चाय ले आए, जा उन्हें लेके आओ। रमेश जाते जाते, नंदा अगर मैं भूलता नहीं तो वह 12 सितंबर का दिन था जब ऋचा भाभी। नंदा, हाँ 12 सितंबर। रमेश, और तुम हर साल किसी अस्पताल में उस दिन अपना खून देने जाते थे, अब भी जाते हो। नंदा, हाँ जाता हूँ, उसे नहीं दे पाया था। अब उसके नाम पर जिसे भी खून मिलता होगा, जिसके भी सांस फिर से चलते होंगे, लगता है उन सब में ऋचा फिर से जिंदा हो जाती है। रमेश, नंदा मियाँ, अब जिंदगी भर यहीं ठहरना है, लौट कर शहर में नहीं आना। नंदा, यहाँ इन पहाड़ियों में इस तरह जीना ऋचा का सपना था। अब वह नहीं है, लेकिन उसका सपना तो है जिसे मैं जी रहा हूँ। देखो कितना खुश हूँ। रमेश चुपचाप सिर झुकाए हुए बाहर जाता है और कार के पास दूर खड़े दोस्तों को साथ लेकर आता है। सब कमरे में चित्रों को देखते हैं और जब हरिया चाय ले आता है, थाली में रखी हुई मिठाई को सामने रखते हुए नंदा बाबा से कहता है, बाबा यह मिठाई रमेश बाबू लाए हैं। पहाड़ियों में नंदा बाबा कई पगडंडियां चढ़ते उतरते दिखाई देते हैं, फिर एक छोटे से पहाड़ी झरने के पास झुककर झरने का पानी पीते हैं। अचानक चौंक जाते हैं। झरने के पानी में उन्हें अपने कंधों के पास झुकी हुई ऋचा की परछाई दिखती है। नंदा हैरान से पानी को हिलाते हैं। परछाई हिलती है, पर पानी कुछ ठहरता है तो परछाई भी ठहर जाती है। नंदा हैरान से पीछे अपने कंधे की ओर देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं। वे फिर पानी में देखते हैं। ऋचा का साया फिर दिखाई देता है। वे जोर से आवाज देते हैं, ऋचा। कोई जवाब नहीं। वे उठकर चारों तरफ देखते हैं, कहीं कोई नहीं। नंदा फिर झरने के पास आते हैं। झरने से कहते हैं, बताओ तुम वही चश्मा हो जहाँ रात को इंद्र की परियां आती हैं। गांव के बच्चे कहते थे कि इन पहाड़ियों में छुपा हुआ एक चश्मा है जहाँ रात को इंद्र की परियां आती हैं, नाचती हैं, गाती हैं। तुम ही बोलो, अभी ऋचा यहाँ आई थी, अब पानी में ऋचा का साया दिखाई नहीं देता। नंदा एक पेड़ का सहारा लिए खड़े हो जाते हैं। उदास से आसमान की ओर देखते हैं। कहते हैं हौले से, ऋचा, क्या अब तुम भी इंद्र की परी बन गई? पहाड़ी के नीचे वादी में एक शोर सा सुनाई देता है। नंदा किनारे पर जाकर देखते हैं, कई लोग भागे भागे जा रहे हैं। नंदा भी पहाड़ियों से उतरकर नीचे आते हैं। किसी से पूछते हैं, क्या हो गया, लोग कहाँ जा रहे हैं? इतने में हरिया पास आता है। कहता है, बाबा, गांव के बाहर शहर से आती हुई बस उलट गई है। आसपास के गांव के लोग भी उसमें थे।
और इस गांव की भी कुछ थी। धनिया भी शहर गया था, क्या पता इसी बस में लौट रहा था कि नहीं। नंदा बाबा लोगों के साथ मिलकर घटना स्थल पर जाते हैं, जहां कितने ही जख्मी लोग दिखाई देते हैं। बनिया भी दिखाई देता है, खून से भीगा हुआ और बेहोश। लोग बनिया को उठाकर पास के कस्बे में ले जाते हैं। अस्पताल में नंदा भी साथ जाते हैं। वहां डॉक्टर बताते हैं कि बनिया को खून देना पड़ेगा। नंदा उस जवान लड़के को बचाने के लिए अपना खून देते हैं। सुबह का वक्त, घर के पास की पगडंडियों से गुजरती हुई पहाड़ी औरतें हाथों में एक एक घड़ा लिए पानी भरने को जा रही हैं। साथ कुछ पहाड़ी गीत गाती हुई और हंसती हुई। अलगोजो बसदा उतड़े की, मेरा मन नहीं लगे कतड़े की। अलगोजो बसदा तगड़े की, मेरा मन नहीं लगता कतड़े की। मियाँ अलगुजुआ। अलगोजो बसदा दड़िए की, मेरा मन नहीं लगता पड़िए की। मियाँ अलगुजुआ। अलगोजो बजदा दही दही के, मेरा मन नहीं लगता रोई रोई के। मियाँ अलगुजुआ, मियाँ अलगुजुआ। नंदा बाबा अपने घर के बाहर एक पेड़ की ओट में खड़े कुदरत का मंजर देखते हैं। पगडंडी से जाती हुई पहाड़ियों का गीत सुनते हैं और आहिस्ता से कहते हैं, देखो रिचा, सुनती हो कितना प्यारा गा रही हैं। इतने में गाते गाते औरतें दूर निकल जाती हैं और गांव के कुछ बच्चे हाथों में छोटे छोटे बस्ता लिए स्कूल की तरफ जाते नंदा बाबा के घर के पास रुक जाते हैं। नंदा उन्हें देखते हैं, पास जाते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं और हरिया को आवाज देते हैं। नंदा, हरिया आओ, थोड़ी सी मिठाई रखी है ना, जो रमेश दिल्ली से लाए थे। हरिया एक डलिया में मिठाई लाता है और नंदा बच्चों में बांटते हैं। बच्चे बारी बारी से, नंदा बाबा मुझे चित्र बनाना सिखा दो, मुझे भी। बच्चों के जाने के बाद नंदा कमरे में चाय नाश्ता ले रहे हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है। नंदा, कौन है हरिया? बनिया। नंदा बाबा, मैं हूँ धनिया। नंदा उठकर धनिया को देखते हैं, फिर मुस्कुरा देते हैं। धनिया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ नंदा बाबा, देखो। फिर नंदा के पैर छूने लगता है। नंदा पैर पीछे कर लेते हैं। यह सब आपने किया बाबू, मुझे पता चल गया है, आपने अपना खून दिया था मुझे बचाने के लिए। नंदा बाबा उसकी पीठ पर प्यार देते हैं, मुस्कुराते हैं। बनिया, बाबा मैं एक वायदा करने आया हूँ। नंदा, क्या? बनिया, जिस दिन आपने मुझे खून दिया, मैं साल के ठीक उसी दिन अस्पताल में जाकर किसी के लिए अपना खून दिया करूंगा। नंदा मुस्कुराकर, मेरे से वायदा करने आए हो? बनिया, नहीं बाबा, आपसे नहीं, आपकी हाजिरी में आपसे वादा कर रहा हूँ। नंदा उसके कंधों पर हाथ रखते हैं। नंदा, तुम समझदार लगते हो धनिया, वायदा जो भी हो किसी दूसरे से नहीं करना होता, अपने से करना होता है। धनिया, समझता हूँ बाबा, कभी कभी आपके पास बैठता था ना, आपको सुनता था, इसीलिए समझता हूँ। नंदा, यह ख्याल कैसे आया धनिया? धनिया, आपसे ही। अब मेरी रगों में आपका खून चलता है ना, उसी खून ने बताया है। नंदा हंसते हैं, फिर कुछ सोचते हुए, देखो धनिया, यह खून का एक कर्ज नहीं होता जो उतारना होता है। मैंने तुम्हें खून दिया, तुम इसीलिए किसी दूसरे को खून दोगे, यह शर्त बीच में नहीं आनी चाहिए। यह तो कायनात का रिश्ता है, सबसे, उनसे भी जिन्हें हम नहीं जानते। किसी के प्राण धड़कने लगे तो हमें इस तरह महसूस होना चाहिए जैसे हमारे ही प्राण धड़कने लगे हैं। बनिया, ऐसा ही सोचूंगा बाबा, बस मुझे एक बार अच्छी तरह अपने पैर छू लेने दीजिए। धनिया नंदा बाबा के पैर स्पर्श करता है। धनिया चला जाता है। नंदा बाबा खुश और कुछ गुनगुनाते हुए मेज की तरफ लौटते हैं और एक खाली कैनवास के पास खड़े होकर कैनवास को होठों से स्पर्श करते हैं। उनकी आवाज में सुनाई देती है, खुद से कहते हुए, नंदा मियाँ, आज एक सादा सा लड़का तुम्हें बहुत कुछ दे गया है, कुछ बहुत बड़ा। अब रिचा को पत्ते पत्ते में चित्रित करूंगा, वही सब में खिल रही है। वही रिचा हर तारीख में रहती है, किसी भी दिन, किसी भी तारीख अपना खून दूंगा। और नंदा बाबा जल्दी से कैनवास पर कुदरत का एक मंजर बनाने लगते हैं। अमृता प्रीतम की यह कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।